स्वाध्यायी आत्मन साथियों का बहुत सुस्वागतम। आज हमारी तत्व चर्चा में बात आ रही है आयुष्य कर्म और मोक्ष की। जब हम चिंतन करते हैं घाती अघाती कर्म का, तो साफ स्पष्ट लिखा है आगमों में कि घाती कर्म की निद्रा हम कर सकते हैं, कोई भी जीव कर सकता है, पर अघाती कर्म निर्जरित नहीं होते, वो अपने हाथ में नहीं है। और अघाती कर्म में सबसे मुख्य है आयुष्य नाम कर्म। और आयुष्य कर्म जो है, तीर्थंकर अरिहंतों ने, उन्होंने भी स्पष्ट उद्घोषणा की है कि जितना आयुष्य बांधा है उसमें से एक समय मात्र भी कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। अब केवली हो गए 13वें गुण स्थान में, और उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं। वो अपने ही मस्ती में, अपने ही चिदानंद में रहते हैं। तो उनकी इच्छा होती होगी कि क्यों बैठे हैं यहाँ, जाएं ना, मोक्ष का परमानंद भोगें ना, वो ही आनंद है। पर उनके हाथ में नहीं है। प्रभु महावीर 30 वर्ष केवल ज्ञानी रहे, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। और वो परवशता होती है क्योंकि आयुष्य कर्म अपने हाथ में नहीं है। आयुष्य कर्म को अपनी इच्छा से हटाया नहीं जा सकता, क्षय नहीं किया जा सकता। वो तो जितना है उतना ही पूरा भोगना पड़ेगा। है क्या ये आयुष्य कर्म? देखिए, हमारे शरीर में हम जीव है ना, और जीव है मिश्रण, यानी जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का मिक्सचर, एक नया प्रोडक्ट, वो बन जाता है जीव तत्व। तो जीव तत्व के रूप में हमारी यात्रा शुरू हुई। सेल्स यानी कोशिकाएं, हमारे शरीर में जितनी जितनी कोशिकाएं बढ़ती रही, बनती गई, सिस्टम्स बने, टिश्यूज बने, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया हमारे सेल्स का। और साथ साथ इंद्रियां, ज्ञान, वो भी बढ़ते रहे, पुरुषार्थ चलता रहा जीव का। और ऐसे बढ़ते बढ़ते हम मनुष्य, सर्वोपरि शक्तिशाली हम मनुष्य बन गए। अब मनुष्य के रूप में हम लगभग 5 खरब कोशिकाओं का एक संगठित यूनिट है। तो मैंने अभी कहा सेल्स बढ़ते रहे। कैसे बढ़े सेल्स? कोशिकाएं, उनको सेल्स कहते हैं। एक कोशिका वाला जीव जिसकी केवल स्पर्शेंद्रिय ही होती है, शरीर ही होता है, और उसके शरीर में एक ही कोशिका होती है, एक ही सेल होता है, जिसको हम सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव के नाम से जानते हैं। तो हमारे तो बहुत सारे सेल्स हैं, बढ़ते गए ना। बढ़े कैसे? हर सेल एक निश्चित समय पर विभक्त होता है, डिवाइड होता है, और उसके एक के 2 बन जाते हैं।
फिर दो अलग अलग हो गए, दोनों ही सेल वो जीवित कोशिकाएं हैं, और फिर 2 से वो 4 बन जाती हैं, 4 से 8, 8 से 16, बढ़ते बढ़ते डबल होते होते, और वो बढ़ते बढ़ते हमारे मनुष्य शरीर तक की स्थिति में पहुंच जाते हैं हम। तो वो सारा सिस्टम चलता है। तो सेल्स के रूप में तो जन्म मरण हरदम चालू रहता है। हमारी जो स्थिति है, शरीर का जो एक प्रोसेस है, उसको हम ऐसे समझे जैसे एक तो होती है मोबाइल की बॉडी, मोबाइल फोन सब जानते हैं। मोबाइल की एक तो बॉडी होती है, एक उसमें सिम कार्ड होता है, एक उसकी बैटरी होती है। सब अलग अलग है, सबका अलग अलग अपना अपना फंक्शन है, अलग अलग पार्ट्स हैं, वो हैं सब मोबाइल के ही, सब मोबाइल के पार्ट है। तो अगर मोबाइल में उसकी बॉडी भी है, सिम भी है, और अगर बैटरी नहीं है तो चलेगा क्या? नहीं ना। और अगर सब कुछ हो तो मोबाइल पूरा काम करेगा, उसमें सारा फंक्शन अपना जो है ना सफलता से काम करेगा। तो जिस तरह से कोई भी मशीनरी है, उसके लिए चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर में भी ऊर्जा की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। अंगुली भी अगर हमारी हिलती है तो उसमें भी एनर्जी चाहिए। और भोजन से हमें वो ऊर्जा मिलती है, हम जो कुछ खाते हैं, जो कुछ हमारे अंदर में जाता है, उससे हमारा वो इंजन चालू रहता है। सेल्स को ऑक्सीजन जरूरी है, ग्लूकोज जरूरी है, और वो सेल्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन वो भोजन से मिलता है, न्यूट्रिशन से मिलता है। ये हर फैक्ट्री में जितने भी इंजन चालू रहते हैं ना, सब में एनर्जी यूज होती है। तो हमारे शरीर में भी एक फैक्ट्री चलती है। ये समझ लो कि हमारे लगभग 5000 खरब प्लांट्स हैं जो हमारे भीतर लगातार बिना रुके काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियां चल रही हैं इतनी सारी, ये सारी ऑटोमेटिक सिस्टम अपने आप चलता रहता है, और उसमें मेटाबॉलिज्म होता रहता है। जब हमारे किसी ऑर्गन में गड़बड़ आ जाती है ना, वीकनेस आ जाती है हमारे सेल्स के उस मेटाबॉलिज्म में, तो कमजोरी आती है अंदर में। धीरे धीरे वो कमजोरी बढ़ती जाती है, सेल्स कमजोर होते जाते हैं, लेकिन एकदम नहीं होते। बड़ा पावरफुल है सारा सिस्टम। मानो किसी के मन में इच्छा हुई कि मैं तो उपवास करूं भाई, 8 उपवास करूं, पक्का बन गया संकल्प। अब उसने उपवास करने शुरू किए, सेल्स को पता चल गया आज खाना नहीं मिलने वाला, तो अब क्या होता है, अब उनके अंदर जो वो एक स्ट्रांगनेस थी ना, तो वो थोड़ी सी मतलब उसमें फर्क आ जाता है। एक दिन हुआ, भूख तो अपने समय पे लगती है। अब वो भूख जब अंदर में असर करती है, उत्पात मचाती है, तो क्या होता है, सेल्स भी कई तरह की होती हैं। कुछ सेल्स वीक होती हैं, कुछ स्ट्रांग होती हैं। तो स्ट्रांग वाले जो सेल्स है ना, वो वीक वाले सेल्स को खाने लग जाती हैं। हाँ, होता है ऐसा, और थोड़ा काम चल जाता है। फिर कुछ सेल्स होती हैं जो
प्रति क्षण हर समय टूट रही हैं, नहीं बन रही हैं, तो उनका जो कचरा होता है, तो कुछ समय कचरा खाकर, जंक फूड खाते हो ना, हाँ, जंक कचरे को ही कहते हैं, तो वो कचरा खाकर भी सेल्स जीवित रह जाती हैं कुछ समय। और अब अठाई कर ली, 2-4 दिन 3 दिन तक जरा भूख लगती है, उसके बाद में तो फिर पता ही नहीं चलता। चलिए साहब, अठाई हो गई, 8 दिन की तपस्या हो गई, अब पता है पालना करेंगे। अब अंदर की सेल्स को लगता है बढ़िया बढ़िया माल मिलेगा खाने को, खुश होती हैं सेल्स। और एक कल्पना बता रही हूँ, हाँ, तो फिर वो सेल्स सोचती हैं अरे वाह, हलवा मिलेगा, नारियल पानी मिलेगा, फ्रूट, दूध, घी सब मिलेगा। लेकिन अब दिन निकला और कोई महात्मा पुरुष, साधु संत पहुंच गए भोजन के लिए, गोचरी के लिए, और उन्होंने कहा अरे अठाई करी है, इतनी तपस्या करी है, तो भाई प्रहर आने पर पालना करना, उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है। अच्छा, अब प्रहर पर चख लिया। प्रहर का मतलब सूर्य उदय होने के लगभग 3 घंटे के बाद में कुछ खाना। अब प्रहर का पचखान कर लिए, संत महापुरुष तो चले गए। अब पता चला अभी नहीं मिलेगा भाई, अभी और थोड़ा सा। अब वो सेल्स सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, तो सहन करने लग जाती है वो भूख को। फिर क्या होता है, ऐसे करके फिर पालना हो जाता है, सेल्स को खुराक मिलती है, एनर्जी अंदर में जाती है, तो फिर से चालू हो जाता है। लेकिन सेल्स का जो डिवीजन है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसा तो चलता ही रहता है। तो जैसे हर सेल्स के रूप में जन्म मरण होता रहता है समय समय पर, तो ऐसे आयुष्य कर्म की भी कोशिका होती है, आयुष्य कर्म के भी सेल्स होते हैं। हाँ, तो क्षणिक जन्म मरण होता है सेल्स का, तो आयुष्य कर्म के सेल्स भी मरते रहते हैं और नए नए होते रहते हैं। वो क्षणिक जन्म मरण होता है, और आयुष्य कर्म का मतलब है उस जीवन का पूरा अंत हो जाना, उस पर्याय का परिवर्तन हो जाना। जब 1 के 2, 2 के 4 सेल डिवीजन होते हैं, उसका म्यूटेशन होता है, वो सेल म्यूटेशन, वो बढ़ता। और एक बात और बता दूं, हर सेल का जो डिवीजन होता है ना, मैक्सिमम 7 बार होता है, 7 बार। कितना? 7 जन्म मरण, 7 फेरे। 7 का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ, उसके भी प्रतीक हैं। तो हर सेल 7 बार से ज्यादा वो जन्म मरण को रिपीट नहीं करता। देखिए, ये भी सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाँ, और सेल की आयु कितनी है, मतलब वो जो मरेगा, यानी 1 के 2 जब होंगे, तो कैसे निर्धारित होता है कि हर कोशिका की, हर सेल की एक बनावट होती है, उसमें जो पूंछ जैसी पीछे की तरफ होता है ना थोड़ा सा, तो उसकी पूंछ की जितनी लंबाई होगी, उससे उसकी आयु का निर्धारण, तो देखा है वैज्ञानिकों ने, समझा है उसको और बताया है। तो जितनी लंबी वो पूंछ की बनावट होगी ना, उतना ही उसका वो आयुष्य होगा सेल का। लेकिन 7 बार से अधिक कोई भी सेल डिवाइड नहीं होता, चलता रहता है। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जो सेल डिवीजन होता है, जो सेल बढ़ते रहते हैं,
कोशिकाएं वृद्धि होती रहती है, तो अधिकतम हर सेल 7 बार ही होता है। तो हर सेल का आयुष्य क्या है उसको, तो ये वो सारा बढ़ते बढ़ते वो पूरा मरना कैसे हो जाता है, मृत्यु, सारे सेल कैसे मर जाते हैं। हाँ, मृत्यु क्यों होती है, कैसे होती है। मृत्यु होना, आयुष्य कर्म पूरा होना, उसी को मृत्यु कहते हैं। तो हर एक निकाय की एक प्राण शक्ति होती है, चाहे जड़ हो या चेतन हो। हाँ, क्या बोला मैंने, प्राण जड़ में भी होते हैं जी, होते हैं, जिसको एक्सपायरी डेट कहते हैं। आपने देखा होगा बिल्डिंगों की एक्सपायरिंग डेट होती है, दवाइयों की होती है, हर खाद्य पदार्थ की होती है, हर मशीनरी की होती है, जड़ की भी होती है ना। वही उसकी आयु निर्धारण है, जो उसकी एक्सपायरिंग डेट है ना, वही आयु निर्धारण है। आपको एक बात और बता दूं, शायद पता हो, कि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं उसमें 98% सेल्स हैं जिनका के डिवाइड होना चलता रहता है, और 2% सेल्स ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स कहलाते हैं, वो वीक होते हैं पर नए नहीं बनते, यानी उनका ये म्यूटेशन नहीं होता। कमजोर तो होते हैं वो, पर दोबारा से नहीं बन पाते, बढ़ते नहीं। तो हमारी बॉडी के जो 98% सेल है ना, उनके आधार पर ही ये हमारा जीवन शरीर चलता है। और जो 2% सेल हमारे ब्रेन के हैं, जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, हालांकि ब्रेन का बहुत काम है, पर ब्रेन के सेल जितने थे उतने ही रहते हैं ना, वो बढ़ते हैं, कमजोर तो पड़ते हैं, पर वो स्ट्रांग नहीं बनते, नए नहीं बनते। ये संगठन का जो प्रोग्राम अंदर में चलता है ना, संगठन यानी संघ, तो संघ का ऑर्डर सर्वोपरि होता है। यानी कोई साधु संत है ना, अगर वो किसी बात पर अड़ जाए, ध्यान दिला दूं आपको, 14 पूर्व के ज्ञाता, उन्होंने कहा था मैं अब किसी को अध्ययन नहीं कराऊंगा, मैं अपनी ही आत्म साधना में समय बिताऊंगा। कौन? भद्रबाहु। 14 पूर्व के ज्ञाता थे भद्रबाहु, जो भद्रबाहु कई हुए हैं, लेकिन मैं जिन भद्रबाहु की बात कर रही हूँ वो 14 पूर्वधारी। तो संघ ने उनको ऑर्डर दिया था, चतुर्विद संघ, कि नहीं, आप साधना कीजिए, परंतु कुछ समय आपको 14 पूर्वों का ज्ञान देना है शिष्यों को। और कुछ ऐसे मेधावी शिष्य उनको दिए संघ ने, जिनमें स्थूलिभद्र भी थे, 500 शिष्य दिए थे, और उन्होंने पढ़ाया उनको। संघ का ऑर्डर, संगठन का ऑर्डर सर्वोपरि होता है। अब क्या होता है कि एक तो सेल की हो गई क्षणिक आयु, हर सेल की, और दूसरी है आयुष्य कर्म। जो आयुष्य कर्म इकट्ठा सारे सेल वो काम लायक नहीं रहते, और वो से मृत्यु कहते हैं। वो मृत्यु कैसे होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे अपनी अगली मीटिंग में। आज इतना ही। और मैं ये कहना चाहूंगी कि वो आयुष्य कर्म और मोक्ष, इनका बहुत गहरा संबंध है। अगली मीटिंग में हम और बात करेंगे इस विषय में।